आप लोगों को टेंस के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। यद्यपि हम लोगों ने टेंस के बारे में बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में संक्षिप्त रूप से पढ़ा था, किंतु यहाँ आज हम आपको टेंस के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, क्योंकि टेंस की जानकारी के बिना इंग्लिश का ज्ञान अधूरा है। तो आइए हम लोग एक बार फिर से यहाँ टेंस का विस्तार से पुनरावलोकन करने जा रहे हैं। तो टेंस का शाब्दिक अर्थ है काल, और इसे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा है फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो जानेंगे कैसे कि कौन प्रेजेंट टेंस है, कौन पास्ट टेंस है, कौन फ्यूचर टेंस है। तो यदि इनकी कोई पहचान हमारे पास हो, जिस पहचान से हम परिचित हो जाएं, तो निश्चित रूप से हम इनको जान जाएंगे कि कौन प्रेजेंट टेंस है, कौन पास्ट टेंस है, कौन फ्यूचर टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूँ लगा हुआ होगा, वे वाक्य प्रेजेंट टेंस के होंगे। और इस टेंस के भी 4 भेद होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस तो हम लोग जान गए कि जिन वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूँ लगा होगा वो प्रेजेंट टेंस के होंगे। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे जानेंगे? तो कहता है कि जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, प्रेजेंट की पहचान के लिए हम लोग वाक्य के अंत में गए थे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान के लिए हम लोग जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हो, ते हो, ती हूँ आदि शब्द लगे हुए होंगे, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया होती है डू और डज। सहायक क्रिया की जरूरत हमको पड़ती है कर्ता के वचन के अनुसार मुख्य क्रिया के प्रयोग के लिए, कि एक वचन का कर्ता हो तो एक वचन की क्रिया कैसे करें, बहुवचन का कर्ता हो तो बहुवचन की क्रिया कैसे करें। चूँकि अंग्रेजी की क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हमेशा बहुवचन में होता है, तो ऐसी स्थिति में यह सहायक क्रिया कर्ता के साथ प्रयोग में मुख्य क्रिया की उसकी मदद करती है। किंतु ध्यान हम यह रखते हैं कि सहायक क्रिया जो हमारी यहाँ डू और डज लगती है, वह एक वचनकर्ताओं के साथ डज का और बहुवचनकर्ताओं के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और यदि वह अफर्मेटिव है, तो ऐसे वाक्यों में हम सहायक क्रिया के रूप में डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं, वरन कर्ता के एक वचन होने पर हम मुख्य क्रिया में नियमानुसार यस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं। तो कहाँ यस लगा दें, कहाँ ईएस लगा दें? तो कहता है यदि क्रिया के अंत में यस, यस एच, यक्स, ओ सी एच, डबल एस लगा होगा तो वहाँ हम लोग ईएस लगाएंगे, और शेष सारी क्रियाओं के साथ हम यस लगा देंगे, तो हमारी जो मुख्य क्रिया होगी वह बहुवचन से एक वचन में हो जाएगी। अब हमारा कर्ता भी एक वचन का होगा, क्रिया भी एक वचन की होगी, और यदि हमारा कर्ता बहुवचन का होगा तो हमें यस या ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कर्ता भी एक बहुवचन का होगा और क्रिया भी हमारी बहुवचन की होगी। तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं कि यदि वाक्य हमें अनुवाद करने के लिए दिए गए हों और वे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हों, तो उनका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद करते समय सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव क्या है? हमने आपको बताया था कि अफर्मेटिव का अर्थ है सकारात्मक, अर्थात वह वाक्य जिसमें न तो नहीं का प्रयोग हो, ना ही प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो, ऐसे वाक्य हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो यदि वाक्य अफर्मेटिव हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो और वह हमें अनुवाद बनाने के लिए आए, तो हम उसका अनुवाद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्यों का अनुवाद बनाते समय हम लोग कर्ता लिखते हैं। तो जानेंगे कैसे कि कर्ता क्या है? तो हिंदी के वाक्यों में
कर्ता वाक्य के प्रारंभ में होता है, या हम वाक्य की क्रिया के साथ कौन का प्रश्न कर लेते हैं, जो शब्द उत्तर में मिलता है वह हमारा कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। फिर हम लोग मुख्य क्रिया लिखते हैं और उसका केवल फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो हिंदी की क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है। फिर हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे जानेंगे? तो ऑब्जेक्ट की खोज के लिए हम लोग वाक्य की क्रिया से क्या और किसको का प्रश्न कर लेते हैं, और जो शब्द उत्तर में मिल जाता है वही ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद जो हमारे अन्य सारे शब्द बचे हुए होते हैं, उन सारे शब्दों का प्रयोग हम लोग अंत में कर देते हैं। अब हम लोग फार्मूला एक अडॉप्ट करने जा रहे हैं कि सबसे पहले यस मीन्स सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। एमवी मीन्स मेन वर्ब, फिर हम लोग मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। प्लस ओ का मीन्स अदर वर्ड, अन्य शब्द। जो वाक्य में हमारे बचे हुए अन्य शब्द होते हैं उनका प्रयोग हम लोग बाद में कर देते हैं। हम उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम वाक्य के प्रारंभ में है। इसके अलावा हम लोग क्रिया से कौन का प्रश्न कर लेते हैं, कौन पुस्तक पढ़ता है, तो उत्तर मिला राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम हमारा कर्ता हो गया। फिर हम लोग क्रिया देखे, पढ़ता है, अंत में है पढ़ता, तो पढ़ता की अंग्रेजी हो गई रीड। राम एक वचन में है, इसलिए यहाँ पर हमें यस या यस लगाना पड़ेगा। तो अंत में डी है, इसलिए हम लोग यस लगाए, तो हो गया राम रीड्स। अब आइए ऑब्जेक्ट। तो राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिला पुस्तक पढ़ता है, तो हम लोगों ने बुक लिख दिया, तो बन गया राम रीड्स अ बुक। फिर दूसरा उदाहरण देख लीजिए। वह घर जाता है, तो कौन घर जाता है, उत्तर मिला वह, तो हम लोगों ने लिख दिया ही। जाता वाक्य के अंत में है, तो जाता की अंग्रेजी हम लोगों ने लिख दिया गो। ध्यान यह रखेंगे कि ही एक वचन में है, इसलिए यहाँ हम यस या यस लगाएंगे। गो क्रिया के अंत में ओ है, इसलिए यहाँ हम लोग ईएस लगा दिए। फिर हम लोग घर की अंग्रेजी होम लिख दिए। जिस स्थान को जाया जाता है उसके पहले हम लोग टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो बन गया ही गोज टू होम। फिर अगला उदाहरण, तुम गीत गाते हो। कौन गीत गाता है, तुम गीत गाते हो, तुम हमारा कर्ता हुआ, तो सबसे पहले हम लोग यू लिख दिए। फिर गाते हो की अंग्रेजी हम लोगों ने सिंग लिखा। यू हमारा बहुवचन का कर्ता है, इसलिए हमको सिंग में यस या यस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या गाते हो, तो गीत गाते हो, गीत हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो हम लोगों ने लिख दिया सॉन्ग। बन गया हमारा यू सिंग ए सॉन्ग। अब हम लोग देखने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में न, नहीं या मत का प्रयोग किया गया होता है वे वाक्य हमारे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव का वाक्य आए तो सबसे पहले हम लोग ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय कर्ता लिखेंगे। फिर हम लोग सहायक क्रिया डू या डज कर्ता के अनुसार लिखेंगे। एक वचन का कर्ता होगा तो डज लगाएंगे, बहुवचन का कर्ता होगा तो डू लगाएंगे। फिर हम लोग नॉट लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अभी यहाँ पर हमें यस या ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सहायक क्रिया के रूप में हम लोगों ने डू और डज का प्रयोग कर दिया है। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में जो हमारे बचे हुए अन्य शब्द होंगे उसका प्रयोग हम लोग कर देंगे। फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसी सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज लगाएंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में हम अन्य शब्दों का प्रयोग कर देंगे। कैसे? जैसे तुम विद्यालय नहीं जाते हो, यहाँ पर हमारा कर्ता हुआ तुम, तो हम लोगों ने सबसे पहले लिखा यू। यू हमारा बहुवचन का है तो हम लोगों ने लगाया डू। फिर हम लोगों ने नॉट लगाया, नहीं लिखा है तो नॉट लगाया। फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा गो। अब यहाँ पर हमको यस या यस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जिस स्थान को जाया जाता है उसके पहले टू लगा दिए। फिर विद्यालय जाता है तो हम लोगों ने स्कूल लिख दिया।
बन गया यू डू नॉट गो टू स्कूल। फिर अगला उदाहरण है वह खेल नहीं खेलता है। वह हमारा एक वचन का कर्ता हुआ, पुल्लिंग में है तो हम लोगों ने ही लिखा। एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हम लोग डज लिखते हैं तो हम लोगों ने डज लगा दिया। फिर स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोगों ने नॉट लिखा। फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हम लोगों ने लगाया प्ले। फिर ऑब्जेक्ट है खेल तो हम लोगों ने लिख दिया गेम, तो बन गया ही डज नॉट प्ले अ गेम। अब आइए हम लोग इंट्रोगेटिव वाक्य देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव वाक्य क्या हैं? तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला वह वाक्य होता है जो क्या से प्रारंभ होता है, क्या राम जाता है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह खाता है, क्या वह हंसता है, क्या वह लिखता है, क्या वह गाता है। और दूसरा वह वाक्य है जिनके बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे, किसका, किसकी, कितना, कितनी आदि शब्द लगे हुए होते हैं। जैसे राम कहाँ जाता है, राम क्या करता है, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, वह कैसा है। ऐसे शब्द जो लगे होते हैं वो दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द हुए। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे करते हैं? तो आइए सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं पहले प्रकार का वह वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है। अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है तो ऐसे वाक्यों का जब हम अनुवाद बनाते हैं तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया डू और डज लिखते हैं। ऐसे वाक्यों में हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते। जो हमारे यस आबली नो क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में मिलता है, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं उनमें हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज लिखते हैं। एक वचन का कर्ता होगा तो डज लगाएंगे, बहुवचन का कर्ता होगा तो हम लोग डू लगाएंगे। फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में यदि कोई और शब्द बचे होते हैं तो उनका प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अंत में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह आवश्यक रूप से लगाएंगे। यदि इंट्रोगेटिव वाक्य में हम लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए अंत में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। फार्मूला हुआ सबसे पहले डू या डज कर्ता के अनुसार लिखे, फिर हम लोग कर्ता लिखे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाए, फिर ऑब्जेक्ट लिखे और अंत में अन्य शब्दों का प्रयोग करके हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जैसे क्या मोहन अपना काम करता है, तो यहाँ वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ है। ऐसे वाक्यों में हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। मोहन हमारा कर्ता है, एक वचन का है। एक वचन का कर्ता होने के कारण फार्मूले के अनुसार हम लोगों ने सबसे पहले डज लगाया, फिर कर्ता हम लोगों ने मोहन लिखा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया यहाँ पर करना है, करना की अंग्रेजी डू होती है। आप सोचेंगे किसी वाक्य में डज भी लग रहा है, डू भी लग रहा है, तो जो प्रारंभ में हमारा डज लगा वह सहायक क्रिया है। जो मोहन के बाद हम लोग डू लगा रहे हैं वह हमारी मुख्य क्रिया करना की अंग्रेजी है। इसलिए सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया डज, फिर कर्ता मोहन, फिर मुख्य क्रिया डू लिखे, फिर लिखे अपना काम करता है हिज वर्क। तो हिज हमको कहाँ से मिला? तो ध्यान यह रखेंगे कि अपना शब्द की अंग्रेजी निश्चित नहीं होती है, यह हमेशा बदलती रहती है। हमने आपको प्रोनाउन में बताया था कि अपना शब्द की अंग्रेजी वह होती है जो कर्ता का पॉजेसिव केस होगा। अगर कर्ता आई तो अपना की अंग्रेजी माई, अगर कर्ता वी तो अपना की अंग्रेजी अवर, अगर कर्ता यू तो अपना की अंग्रेजी योर, अगर करता ही तो अपना की अंग्रेजी हिज, अगर करता सी तो अपना की अंग्रेजी हर, अगर करता दे तो अपना की अंग्रेजी देयर, अगर करता इट तो अपना की अंग्रेजी इट्स। इसी तरह यदि पुल्लिंग एक वचन का करता है तो उसकी अंग्रेजी हिज होगी, स्त्रीलिंग एक वचन का है तो उसकी अंग्रेजी हर होगी, अगर नपुंसक लिंग एक वचन का है तो उसके लिए इट्स का प्रयोग करेंगे, और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग कोई भी बहुवचन का कर्ता होगा तो उसके लिए अपना शब्द की अंग्रेजी हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कर्ता हमारा मोहन पुरुषवाचक एक वचन का है
तो हम लोगों ने अपना की अंग्रेजी हिज लिखा, फिर ऑब्जेक्ट हम लोगों ने वर्क लगाया, तो बन गया डज मोहन डू हिज वर्क। फिर है क्या वे पतंग उड़ाते हैं, अंत में लिखा है ता है ती है ते हैं, मतलब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। क्या से प्रारंभ है, मतलब पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ। तो सबसे पहले हम लोग वे के अनुसार, वे हमारा बहुवचन का करता है, तो वे के अनुसार हम लोगों ने डू लगा दिया, फिर करता हम लोगों ने दे लिखा, फिर उड़ाना की अंग्रेजी हो गई फ्लाई, तो हम लोगों ने लग दिया फ्लाई। फिर क्या उड़ाते हैं, तो पतंग ऑब्जेक्ट में आया, तो हम लोगों ने लिख दिया डू दे फ्लाई ए काइट, और हम लोगों ने अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब दूसरे प्रकार का हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, दूसरे प्रकार का वह वाक्य जिसके बीच में क्या क्यों कहाँ कब कौन कैसे किसका किसकी और कितना कितनी आए। अगर ऐसे वाक्यों का अनुवाद हमें बनाना हो तो सबसे पहले हम दिए गए प्रश्नवाचक शब्द क्या क्यों कहाँ कब कौन कैसे किसका किसकी कितना कितनी की अंग्रेजी लिखते हैं। हम लोगों ने पहले प्रकार में क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखा था, लेकिन अगर क्या शब्द बीच में आता है तो हम लोग उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। फिर हम लोग सहायक क्रिया डू या डज कर्ता के अनुसार लिखे, फिर हम लोगों ने कर्ता लिखा, फिर हम लोग मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाए, फिर ऑब्जेक्ट लिखे, और अंत में यदि कोई शब्द और बचे हुए होते हैं तो उनका प्रयोग बाद में करके हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब ये दूसरे प्रकार का फार्मूला कैसे हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा क्यू डब्ल्यू। क्यू का मतलब हुआ क्वेश्चनिंग, डब्ल्यू का मतलब हुआ वर्ड, क्वेश्चनिंग वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखे। फिर हम लोग सहायक क्रिया डू या डज लिखे, अगर कर्ता एक वचन का तो हम लोगों ने डज लगाया, कर्ता बहुवचन का तो हम लोगों ने डू लगाया। फिर हम लोग कर्ता लिखे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाए, फिर ऑब्जेक्ट लिखे, और अंत में हम लोगों ने अन्य शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कैसे उदाहरण लेके देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। लिखा है सीता कहाँ जाती है, यहाँ पर कहाँ शब्द बीच में लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ। वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हुआ। तो वाक्य हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग क्यू डब्ल्यू स्ट्रक्चर के अनुसार लिखे, कहाँ शब्द की अंग्रेजी वेयर हम लोगों ने लगाया, सीता एक वचन का करता है तो हम लोगों ने डज लगा दिया, फिर हम लोग करता सीता लिखे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हम लोग गो लगाए, कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स नहीं था तो हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बन गया वेयर डज सीता गो। अब हम लोग देखेंगे तुम गीत कब गाते हो, अंत में लिखा है ता है ती है ते हैं, इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। कब लगा हुआ है बीच में, इसका मतलब दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग कब शब्द की अंग्रेजी लिखे व्हेन, फिर तुम बहुवचन का करता है तो हम लोग डू लगाए, फिर करता यू लिखे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सिंग लगाए, फिर ऑब्जेक्ट सांग है तो हम लोगों ने सांग लिखा, बन गया व्हेन डू यू सिंग ए सांग, और अंत में हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो, मतलब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द भी लगा हो और नकारात्मक शब्द भी लगा हो, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। तो यदि वाक्य इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो तो हाँ, हमें अलग से किसी नियम के खोजने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हम प्रश्नवाचक वाक्यों के पहले और दूसरे प्रकार के नियम को ही उसी का पालन करते हैं, अलग से हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी का पालन करते हुए अनुवाद बना देंगे। ध्यान यह रखेंगे कि अगर वाक्य निगेटिव भी है तो उसी प्रकार के फार्मूले में हम लोग कर्ता के तुरंत बाद नाट का भी प्रयोग कर देंगे, तो वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा। और यह जो हमारा नियम है पूरे टेंस में एक समान लागू रहेगा, अर्थात आगे जब हम आपको अब कोई टेंस पढ़ाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो वहाँ हम आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव अलग से नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य में ही कर्ता के तुरंत बाद हम लोग नाट का प्रयोग कर देंगे तो वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा। आप उदाहरण लेके देख लीजिए।
हम लोगों ने उदाहरण में देखा, क्या मोहन अपना काम नहीं करता है। क्या भी लगा है, नहीं भी लगा है। क्या से प्रारंभ है तो वाक्य पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ। नहीं लगा है मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हुआ। तो हम सबसे पहले पहले प्रकार का फार्मूला लगाएंगे। पहले प्रकार के फार्मूले में सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया मोहन के अनुसार लिखे। मोहन एक वचन में है तो हम लोगों ने डज लगा दिया। अब मोहन करता है तो कर्ता लिखे। अब हमने कहा कर्ता के तुरंत बाद हम लोग नाट का भी प्रयोग कर देते हैं। अब निगेटिव भी है तो मोहन के तुरंत बाद नाट लगा दिए। अब हम लोग मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाए। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म डू लगा दिए। अब अपना काम, तो मोहन पुरुषवाचक एक वचन है तो पुरुषवाचक एक वचन के लिए अपना की अंग्रेजी हिज होती है, अभी हमने आपको बताया है। अब हम लोगों ने काम की अंग्रेजी वर्क लिख दिया। इसके बाद कोई और शब्द नहीं है तो हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बन गया डज मोहन नॉट डू हिज वर्क। एक उदाहरण और देख लीजिए, जो दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है जिसके बीच में क्या क्यों कहाँ कब कौन कैसे किसका किसकी कितना कितनी आते हैं, अगर उनके साथ नाट लगा है तो उसका अनुवाद भी ऐसे ही बनाएंगे दूसरे प्रकार के स्ट्रक्चर के अनुसार, और कर्ता के तुरंत बाद नाट का प्रयोग कर देंगे। कैसे? सीता खेल क्यों नहीं खेलती है। अंत में ता है ती है ते हैं, मतलब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। क्यों लगा है मतलब दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ। नहीं भी लगा है मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हुआ। तो फार्मूला अडाप्ट कर लीजिए। सबसे पहले क्यू डब्ल्यू हमारा व्हाई है तो हम लोगों ने लिख दिया व्हाई। सीता एक वचन का करता है तो हम लोग सीता के अनुसार लगा दिए डज। अब सीता करता है तो सीता लिख दिए। कर्ता के तुरंत बाद हम लोग नाट का प्रयोग कर देते हैं तो हम लोग नाट लगा दिए। अब खेलती है कि अंग्रेजी हम लोग प्ले लगा दिए। क्या खेलती है? खेल, तो हम लोगों ने ए गेम लिख दिया। इसके बाद कोई और शब्द नहीं बचे तो हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बन गया व्हाई डज सीता नॉट प्ले ए गेम। तो ये हमारे वाक्य रहे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इस प्रकार हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।